Hello everyone. I hope you all are good at home. So today we are going to discuss 10 important questions for CTET Science and CTET Social Science also. These questions are very important for CTET point of view, paper 1 and paper 2 both. So let's start. First question is, what is the ambitious plan to save the river गंगा, यानी जो रिवर गंगा है उसके लिए जो एम्बिशियस प्लान थे गवर्नमेंट के, वो क्या था? क्लीन गंगा था, नमो गंगा था, गंगा एक्शन प्लान या गंगा मिशन? तो कौन सा ऐसा प्लान था जो गवर्नमेंट ने तैयार किया था या बनाया था रिवर को, गंगा रिवर के लिए? तो राइट आंसर है आपका गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो था वो जो पॉल्यूशन है, यानी जो गंगा रिवर में जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने 1985 में। ठीक है, 1985 में गंगा एक्शन प्लान बनाया था रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूशन को। अगेन इसके बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू मिशन और दिया था गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था ये भी आप नोट डाउन कर लेना, NMCG। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, यानी कि ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक न्यू मिशन लॉन्च किया था 2016 में। ठीक है, ये एक न्यू मिशन था गवर्नमेंट का गंगा जी को क्लीन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि गंगा जो है वहाँ पर लोग नहाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं, जिससे जो गंगा जी हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट टाइप के अभियान चलाती है जिससे वहाँ के पॉल्यूशन को कम किया जा सके। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका गंगा एक्शन प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन डैश यूनिट। जो लंबी दूरियां होती हैं उनको किस में, मतलब उनकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, जो लंबी दूरियां होती हैं उनको नापने की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, मीटर, लाइट ईयर या किलोमीटर? ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है इसका लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर जो होता है वो जो लंबी दूरी होती हैं उनको नापने की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी लाइट ईयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया ये है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये क्या है, आपकी अर्थ है और यहाँ पर क्या है, सन है। तो अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत लंबी डिस्टेंस है। तो ऐसी लंबी डिस्टेंस को नापने के लिए हम लाइट ईयर यूनिट का यूज़ करते हैं। तो जो अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 151.91 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और जो इस अर्थ से सन की या किसी और प्लैनेट की जब हम डिस्टेंस को नापते हैं या तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नेम से भी जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में उसे AU भी लिखते हैं। ओके, AU गोल्ड नहीं है, ये AU शॉर्ट फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। ठीक है, तो जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे अर्थ और सन की डिस्टेंस 151.91 मिलियन किलोमीटर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए, और ये क्वेश्चन एक बार KBC में भी पूछा गया था, KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा था, तो वहाँ पर भी क्या आंसर था, लाइट ईयर, ये था इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ WWF की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फ्लोरा, वर्ल्ड वाइड फौना, वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेस? तो राइट आंसर होगा आपका वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड है इसका राइट आंसर। और जो ये वर्ल्ड वाइड फंड था ना, इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ, इसके क्या पर्पस थे। मेनली इसके 3 पर्पस थे जो इस मिशन को लॉन्च करने का। तो पहला ये था कि इन्वायरमेंटली होना चाहिए, मतलब जो हमारा नेचर है वो इन्वायरमेंटली होना चाहिए। दूसरा नेचर का कंजर्वेशन होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए।
ठीक है, इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये जो 3 मेन पर्पस थे WWF के थे, मेन पर्पस। और जैसा आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक लोगो है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मेनली किसके लिए था, ये नेचर के लिए था, जो हमारी प्रकृति है उसके लिए था। इसीलिए इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और फ्रेंडली नहीं, इकोलॉजी के बेस पे दिया था उन्होंने, ECE, इन्वायरमेंटली कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी। तो ये 3 पर्पस थे इस फंड को चलाने के। और इस फंड का जो लोगो था, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पांडा था इसका लोगो। क्या था, पांडा। तो पांडा लोगो क्यों रखा गया, तो इसका एक बहुत सॉलिड रीज़न था कि जो WWF फंड जब बना, तो WWF फंड जब बना तो उसमें क्या था कि इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों की नीड थी इस फंड को बनाने के लिए। तो जो लोगो था उनके दिमाग में, जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ये आया कि भाई वो लोगो क्या होगा, पांडा। क्योंकि जो ये लोगो था वो ये जो बताता था, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, जो लैंग्वेज बैरियर थे ना, उनको ओवरकम करता था। तो इसीलिए ये पांडा जो था एक स्ट्रॉन्ग रिकॉग्नाइजेबल सिंबल था, एज अ सिंबल इसे यूज़ किया जाता है WWF के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पांडा था इसका सिंबल था, क्योंकि जो जितनी भी लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनके जो बैरियर हैं उनसे ओवरकम करने के लिए इसको यूज़ किया। फुल फॉर्म होती है इसकी वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस। स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भाई बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल तो होगा नहीं, क्योंकि बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला थी, और यहाँ आपसे पूछा गया है स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स भी नहीं होगा, बिकॉज शी वॉज द सेकेंड इंडियन वुमेन थी ये। ठीक है, फर्स्ट पूछा गया है आपसे। राकेश शर्मा हो नहीं सकता क्योंकि वुमेन पूछा गया है। एंड फोर्थ है आपकी कल्पना चावला। तो राइट आंसर क्या होता है आपका, कल्पना चावला। आप देख सकते हैं पिक्चर, ये है कल्पना चावला, जो काफ़ी जो पहली भारतीय, हम कह सकते हैं कि पहली भारतीय जो महिला थी वो पहली भारतीय महिला जो स्पेस पे गई वो कौन थी, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला इसका राइट आंसर है। तो कल्पना चावला को हम क्या कह सकते हैं, कल्पना चावला इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। सी वॉज बॉर्न ऑन, ये भी ध्यान रख लेना वैसे, 17 मार्च। सी वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1962। ठीक है, 1962 इन करनाल हरियाणा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एंड सी वॉज द first Indian born woman and second Indian person to fly in space, and she was one of the 7 astronauts who lost their lives in space shuttle Columbia disaster। यानी कि ये 7वीं भारतीय महिला थी स्पेस पर जाने वाली, जिनका जो जीवन था, जो देहांत हो गया शटल कोलंबिया डिसास्टर में, स्पेस शटल कोलंबिया डिसास्टर में। और इनकी डेथ कब हुई, 1 Feb 2003। ठीक है, 1 Feb 2003 में इनकी डेथ हुई और 17 मार्च 1962 में इनका बॉर्न हुआ। ये पहली महिला थी जो स्पेस पे गई, भारतीय इंडियन महिला थी। ठीक है, कल्पना चावला फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट भी कहा जाता है इन्हें। तो ये चीज़ अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट है जो आप ध्यान रखें काफ़ी। और हम कह सकते हैं कि सी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग वुमेन अराउंड द वर्ल्ड। ये एक रोल मॉडल हैं जितनी भी वुमेन्स हैं हमारे, जो यंग वुमेन हैं उनके लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन इन यूपी। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड टाउन कौन सा है। तो लखनऊ, कानपुर, मेरठ और गुरुग्राम। तो राइट आंसर होगा आपका कानपुर। कानपुर जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है या पॉल्यूटेड टाउन है उत्तर प्रदेश में। क्यों है, अगर हम देखें कानपुर की बात करें तो कानपुर में 5000
लगभग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। उनमें आपकी अगर हम देखें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, जैसे फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है मतलब ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे क्या होते हैं बहुत से केमिकल रिलीज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल रिलीज़ होते हैं वो जाके गंगा जी को क्या करते हैं, सारे कहाँ जाएंगे, रिवर गंगा में मिलते हैं, और गंगा को जा कर के वो क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, पॉल्यूटेट कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए कानपुर को सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड टाउन माना जाता है उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं कि ये गंगा जी हैं और कितना कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है इसके अराउंड, कितनी ज़्यादा गंदगी है, जिससे गंगा जी जो रिवर है, गंगा जी रिवर, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है अभी भी, ठीक है। तो उस पर काम चल रहा है कि सफाई के काम चलते रहते हैं, गवर्नमेंट अभियान बनाती हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो और रीज़न क्या है कि जो ये 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं ना कानपुर में, डिफरेंट चीज़ों की, जिनसे केमिकल निकलते हैं और वो फिर रिवर में जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, उन्हें प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूटेट करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड टाउन है वो क्या होगा, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड जो होती है वो किस में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो साउंड जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में ट्रैवल करती है, बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम में टोटली एम्प्टी स्पेस होते हैं, वहाँ पर ये क्या करती है, ट्रैवल नहीं करती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए वाइब्रेटिंग, मतलब जो साउंड कैरी होती है बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। अगर हम देखें गैस की, अगर हम बात करें तो गैस का अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे एयर इन द रूम में जो एयर है वो क्या है, गैस है, तो उसमें क्या होती है, साउंड ट्रैवल होती है वाइब्रेटिंग पार्टिकल के फॉर्म में। लिक्विड की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर इन अ स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल है तो जो उसमें वाटर होता है उनमें क्या होती है, साउंड ट्रैवल करती है। सॉलिड की अगर हम बात करें तो वॉल्स एंड विंडोज़ जो होती हैं, इनमें भी क्या होती है, साउंड ट्रैवल करती है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, यानी कि तीनों में ही जो साउंड जो होती है वो ट्रैवल करती हैं, बट वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, प्लांट and animal which are found in exclusively in a particular area. सेकेंड है एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होता है इसका प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि ऐसे प्लांट और एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं, तो वो क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल बैनियान ट्री की बात करें, ठीक है, बैनियान ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ है, तो वो क्या है, इंडियन या इंडिजीनस एंडेमिक स्पीसीज़ है, क्योंकि वो जो मेनली जो पर्टिकुलर जो उसका एरिया है जहाँ पर वो मिलती हैं वो क्या है, इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए तो ऐसे कुछ एनिमल भी होते हैं जिनका फिक्स्ड एरिया होता है जहाँ पर वो मिलते हैं, तो ऐसे स्पीसीज़ को या ऐसे प्लांट और एनिमल को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर थ्रेटेंड स्पीसीज, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो थ्रेटेंड है, यानी कि खतरे पर है। खतरे पर कब आती है कोई स्पीसीज, जब उसका एक्सेसिव यूज़ होने लगता है बाय ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी डिफरेंट यूजेस की वजह से, जब उसका एक्सेसिव यूज़ होता है, ठीक है, तब वो स्पीसीज जो होती है वो थ्रेटेंड हो जाती है, यानी कि खतरे में आ जाती है, विलुप्त होने की कगार पर आ जाती है। तो उनको जो बचाया जाता है, मतलब उनको सेव करके जो रखा जाता है, थ्रेटेंड स्पीसीज़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको सेव करके रखा जाता है। तो ऐसी कौन सी स्पीसीज़ हैं इनमें से, ये आपको बताना है। तो थ्रेटेंड स्पीसीज़ आप समझ गए होंगे। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जो ऐसी थ्रेटेंड स्पीसीज़ होती हैं ना, उनको फुल प्रोटेक्शन देती हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, मतलब उनकी पूरी केयर होती है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है ब्लैक बग, एलिफेंट एंड गोल्डन कैट, घड़ियाल एंड पाइथन और राइनासोरस। तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर इसका ऑल होगा, कोई एक नहीं, ये सारी ही क्या है आपकी
थ्रेटेंड स्पीसीज है, सारी ही खतरे पे है। ब्लैक बक बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं, मतलब बहुत कम हो गई है इनकी अमाउंट, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, शिकार करते हैं इनका, इसलिए। और एलिफेंट का तो आप रिसेंट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि किस तरह से जो काफ़ी वायरल हुआ था कि एलिफेंट को किस तरह से खाने में इन पाइनएप्पल में क्या कुछ बॉम्ब डाल के दिया था। तो इस तरह से मतलब बहुत गलत यूज़ हो रहा है एनिमल का, तो स्पीसीज़ क्या होती है, खतरे में आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको बचाया जाता है, उनको सेव करके रखा जाता है फुल न्यूट्रिशन, फुल प्रोटेक्शन के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल, सारी ही जो एनिमल हैं ये सारे क्या है, थ्रेटेंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेजर्टिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई कि डेजर्टिफिकेशन होता क्या है, तब हम देखेंगे आगे। तो देखो क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है ना, जब कोई भी जो फर्टाइल लैंड होती है, यानी कि जहाँ पर खेती हो सकती है, जो एक अच्छी भूमि है, जिसे फर्टाइल कहें तो उपजाऊ भूमि है जो, ठीक है, उस उपजाऊ भूमि पर जब क्या होता है कि वहाँ की जब सॉइल जो होती है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है, सूखा पड़ने लगता है वहाँ पर। तो इस टाइप ये जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, डेजर्टिफिकेशन। नाम से ही क्लियर है, डेजर्ट बन जाना, किसी भी फर्टाइल लैंड का डेजर्ट यानी सूखे में कन्वर्ट हो जाना, जहाँ पर फिर जो क्रॉप हैं या जो न्यू प्रोडक्शंस हैं उनको ग्रोथ कराना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आपका फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, ये है जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा है डिजर्टिफिकेशन लीड्स डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक बात है, क्योंकि जो डेजर्टिफिकेशन होता है, जब कोई ऐसी लैंड जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस लैंड की क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है सॉइल में, ठीक है। अफ्रीका इज़ अ कॉन्टिनेंट मोस्ट अफेक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि जो अफ्रीका है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है डेजर्टिफिकेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही क्या है इसका मतलब राइट आंसर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, डिजर्टिफिकेशन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल इज़। जो कैंडल होती है उसका हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है, यानी सबसे गर्म भाग क्या है एक कैंडल का। तो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न होगा यहाँ पे, ठीक है, अनबर्न होगा, वैक्स वेपर। तो हॉटेस्ट पार्ट क्या होता है कैंडल का, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। जब कंप्लीट जो आउटर जोन होता है, यानी कि जो ये आउटर जोन होता है ना, इसको अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। जो आउटर जोन है ये ब्लू कलर का होता है, सबसे बाहरी भाग जो होता है कैंडल का, जलती हुई मोमबत्ती का जो सबसे बाहरी भाग है, तो देखोगे आप जो फ्लेम होती हैं वो ब्लू कलर की होती है, तो वो ही क्या है, सबसे हॉटेस्ट पार्ट है। यानी कि जलती हुई मोमबत्ती पे जब आप एकदम से हाथ लगाओगे तो जो उसका बाहर वाला जो आउटर पार्ट है वहाँ से हम सबसे ज़्यादा बर्न हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा गर्म भाग क्या होता है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, यानी वो ब्लू पार्ट जो सबसे बाहर का होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई, इस डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे कि तो ये एक कैंडल है जिसमें क्या हो रही है, जलती हुई मोमबत्ती है। तो सबसे आउटर पार्ट देखें, जो लाइट ब्लू कलर का दिखाया गया है ये, तो ये क्या है आपका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है, इसे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ब्लू इन कलर। फिर उसके बाद मॉडरेट हॉट होता है, यानी कि उससे थोड़ा कम गर्म पार्ट वो होता है जो येलो कलर की फ्लेम होती है, ठीक है, इसे मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन कहते हैं, और येलो इन कलर। और सबसे कम यानी लीस्ट हॉट, जो सबसे कम गर्म भाग होता है जलती हुई मोमबत्ती का, वो क्या होता है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर। यानी जो ब्लैक कलर की हम कहें डायरेक्ट मोमबत्ती की, जो देखी होगी आपने बत्ती टाइप जो होती है, वो क्या होती है, सबसे लीस्ट हॉट होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, जिसे हम इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर कहते हैं, और जो ब्लैक इन कलर होती है। उसके बाद मोमबत्ती का लास्ट पार्ट क्या होता है, वैक्स कैंडल। जो मोमबत्ती जलती है तो वो क्या होता है, वैक्स कैंडल होती है। तो हॉटेस्ट पार्ट होता है इसका आउटर जोन, मिडिल जोन होता है मॉडरेट हॉट, एंड लीस्ट हॉट होता है इसका इनर मोस्ट जोन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये है आज के लिए आपका क्वेश्चन। अब आज के लिए आपके क्वेश्चंस
10 क्वेश्चंस हो गए। इन नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए। इफ़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।